हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही है कि सर इंग्लिश ग्रामर में हम रट तो लेते हैं हर रूल को, मगर रूल को समझ नहीं पाते। तो आज हमारी ये कोशिश होगी कि अब आपको रूल रटाए नहीं, हर रूल के पीछे कोई लॉजिक होता है और उस लॉजिक को हम आपको बताएंगे और फील कराएंगे आखिर वो रूल बनते क्यों हैं, क्योंकि बिना लॉजिक के कोई भी रूल नहीं बन सकते। अतः इसकी शुरुआत करने से पहले, ग्रामर की शुरुआत करने से पहले आपको जानना पड़ेगा आखिर लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा। अगर हम भाषा की चर्चा करें तो लैंग्वेज का मतलब होता है अपने मन की बात किसी और के मन को किसी और को कहना और उस व्यक्ति के मन की बात खुद को जानना। अर्थात अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए जिस कारक की ज़रूरत पड़ती है उस कारक को कहते हैं लैंग्वेज। मतलब अगर लैंग्वेज की भाषा में कहें तो टू शेयर आवर फीलिंग, टू शेयर आवर फीलिंग, अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को किसी से शेयर करना क्या कहलाता है? लैंग्वेज। अब भैया लैंग्वेज तो हो गई, मतलब अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को शेयर करना। मगर अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कारक हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है। मगर यहाँ पर हमको सिर्फ एक भाषा सीखनी है, उसका नाम है इंग्लिश। मतलब अब हमको अपनी एक विशेष भाषा से अपनी फीलिंग को शेयर करना है किसी से। अब वो शेयर कैसे करेंगे? अब जब कोई भाषा होगी और वो अपनी फीलिंग को शेयर करवाएगी तो उसका एक विशेष रूल होगा, क्योंकि बिना रूल के कोई भी अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता। तो जो भी रूल बनाती है कोई भी भाषा, जो भी रूल बनाती है कोई भी भाषा, जो भी रूल बनाती है उस रूल को ग्रामर कहते हैं। उस रूल को ग्रामर कहते हैं। वास्तव में बहुत सारे रूल फीलिंग पे बेस्ड होते हैं, उनमें हमारी फीलिंग छुपी होती है। बिना फीलिंग के कोई रूल नहीं होता। ऐसा नहीं है किसी में भी यस या यस लगा दिया हो गया रूल है, रूल नहीं है। उसके पीछे लॉजिक होती है कि यस या यस क्यों लगा। यस लगाने का मतलब वर्ब प्लूरल थी, उसको सिंगुलर बनाया गया, हो सकता है कर्ता सिंगुलर हो। अब यहीं पर चर्चा करेंगे इसका मतलब ग्रामर क्या है। किसी भी भाषा को रूल में बांधने की प्रक्रिया ग्रामर होती है। अब यहाँ पर हम दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो कौन सी भाषा पढ़नी है हमको? इंग्लिश ग्रामर। मतलब इंग्लिश भाषा को जो भी रूल बनेंगे उस रूल को पढ़ना ही क्या होती है? इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं हम। अब आपको पता हो अगर कोई भी हमारी फीलिंग हो, फीलिंग को शेयर किस में किया जाता है? लैंग्वेज में। यहाँ पे जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं हम। अब लैंग्वेज में अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति से हम कुछ कहेंगे, और जब व्यक्ति से कुछ कहेंगे तो व्यक्ति अपने कानों से किसी प्रकार की ऊर्जा को महसूस करेगा। वास्तव में व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से जिस ऊर्जा को महसूस करता है उस ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि ऊर्जा, और उस ध्वनि ऊर्जा का पहला शब्द है ध्वनि, और इसे बोलेंगे हम अंग्रेजी में साउंड। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है उसे साउंड कहते हैं, और साउंड जो भी है अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए हम साउंड का सहारा लेते हैं। अर्थात साउंड के द्वारा लैंग्वेज व्यक्त की जाती है। अब ध्यान से देखें, अब भाई साउंड हो गया, चलो मान लिया हमने कह दिया, मगर साउंड है क्या? अब ऐसे हम बोल दें तो कोई व्यक्ति क्या समझेगा? का मतलब क्या होता है? खा का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी साउंड को बताने के लिए सबसे पहले हमें सिंबल की जरूरत पड़ेगी। अर्थात किसी ने कहा ये एक सिंबल बना दिया और इसको हम ए पढ़ेंगे, तो हर व्यक्ति अब इस रूल को जानेगा कि अच्छा ये सिंबल ए बोला जाता है। क्यों? ग्रामर का मतलब क्या हो? रूल। तो पहला रूल क्या बना? ये अक्षर ऐसा कुछ कहीं पर ऐसा लिख दिया गया तो इसे हम पढ़ेंगे ए, इसे बोलते हैं सिंबल। मतलब जो भी सिंबल होते हैं किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए
साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी सिंबल की ज़रूरत होती है, जिस भी सिंबल की ज़रूरत होती है, उस सिंबल को इंग्लिश की भाषा में लेटर कहते हैं। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, उस सिंबल को अंग्रेजी भाषा में लेटर कहते हैं। लेटर अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में जो भी कुछ हम कहेंगे वो साउंड होगा, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल होते हैं, उन सिंबल को लेटर कहते हैं। आपको बता दें, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, अर्थात कुल लेटर्स की संख्या कितनी हो गई? 26। ये इंग्लिश की भाषा है जिसने अपने लेटर निर्धारित किए हैं, और इन 26 लेटर को एक ग्रुप में बोला जाता है अल्फ़ाबेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको याद रहे। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? 26 लेटरों का समूह अल्फ़ाबेट कहलाता है। किसने कहा अल्फ़ाबेट्स? गलत है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब कई सारे 26 लेटरों का समूह, मगर केवल अल्फ़ाबेट का मतलब होता है 26 लेटर। ये अल्फ़ाबेट नहीं है, 26 टोटल लेटर जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। ए केवल लेटर है, जबकि 26 लेटर क्या है? अल्फ़ाबेट हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट बात याद रहे कि साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है, सिंबल, उस सिंबल को लेटर कहते हैं। कुल इंग्लिश में 26 लेटर डिसाइड किए गए हैं, और उन 26 लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं। हमें लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, दुनिया में आपको पता ही है 2 प्रकार के इंसान हैं, एक स्वतंत्र हैं, एक दूसरे परतंत्र हैं। एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। या तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो सकता है, या तो व्यक्ति डिपेंडेंट हो सकता है, ये भी आपको पता होगा। जो भी लेटर्स ये लेटर चर्चा कर रहे हैं, जो भी लेटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं उसे इंग्लिश में वाउल कहते हैं। वाउल बोलना सीख लीजिएगा। बहुत लोग वावेल्स बोलते हैं, गलत है, इसे वाउल पढ़ते हैं। जो भी लेटर इंग्लिश में इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें वाउल्स कहते हैं, और जो भी डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कंसोनेंट कहते हैं। कंसोनेंट। तो ये बात आपको याद रहे, इंग्लिश के अंतर्गत जो भी लेटर इंडिपेंडेंट हैं उन्हें वाउल्स कहते हैं, जो भी डिपेंडेंट्स हैं उन्हें कंसोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में जो भी डिवीज़न हुआ सब लॉजिक है, क्योंकि 2 लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इसीलिए 2 प्रकार बांटा गया लेटर को, एक एक वाउल्स और एक कंसोनेंट। वाउल होते कितने हैं? टोटल वाउल इंग्लिश में जो डिसाइड किए गए हैं वो 5 होते हैं, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। बाकी 21 लेटर्स, इनको हम कहते हैं कंसोनेंट। याद रहे, 5 वाउल होते हैं, A-E-I-O-U, और 21 लेटर्स होते हैं कंसोनेंट। आगे चल के आपको बताएंगे A-E-I-O-U को ही वाउल्स क्यों कहा गया, बाकी 21 को क्यों नहीं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर अभी हम यहीं पर रहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखें। इसी चर्चा करने के बाद एक नई चीज़ हमें समझ में आई, कंसोनेंट 21 हो गए। अब ध्यान सुनिए हमारी बात। जो ये कंसोनेंट होते हैं, आपको पता है अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन मिलते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन मिलेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन मिलते हैं तो एक काम होता है, जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसे हम मालिक कहते हैं, और डिपेंडेंट होते हैं जो वर्कर होते हैं, ये मालिक होता है, ये वर्कर होता है। और जब ये मिलते हैं तो एक फैक्ट्री का निर्माण होता है, और फैक्ट्री फिर कोई नए प्रोडक्ट को जनरेट करती है। ऐसे ही जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लोग मिलते हैं तो एक नया शब्द मिलता है, ग्रुप ऑफ लेटर बनता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर बनता है। और जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, या तो ये हो सकता है सार्थक हो या फिर निरर्थक हो, मतलब मालिक और वर्कर आपस में मिलकर या तो चाहे फैक्ट्री को बुलंदियों में पहुँचाएँ या तो विनाश कर सकते हैं। मगर विनाश जैसे शब्द को भाषा नहीं मानती है, हमेशा भाषा उसी को मानती है जो सार्थक हो। तो अगर ग्रुप ऑफ लेटर अगर आपस में मिल जाए, जैसे बुक में 4 लेटर हैं, ग्रुप ऑफ लेटर, अगर ये लेटर आपस में मिल जाएं और कोई नए शब्द की रचना करें जिसका कोई मतलब निकले। आपको पता है बुक का मतलब क्या होता है? किताब, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसमें कुछ पेजेस हों
और जो ग्रुप ऑफ पेजेस हों। तो बुक का मतलब निकल गया ना। तो अब जैसे ही इस शब्द का मतलब निकल गया तो इसे इंग्लिश की भाषा में वर्ड कहा जाता है। वर्ड हिंदी में शब्द कहते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ लेटर जो एक कंप्लीट मीनिंग दे दें, जो मीनिंगफुल हो, उस मीनिंगफुल शब्द को वर्ड कहते हैं। मगर यही लिखा होता OOB, इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इस शब्द को वर्ड नहीं कहेंगे। तो जिस भी शब्द को ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव द कंप्लीट मीनिंग क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब वर्ड का मतलब क्या हुआ? गिव कंप्लीट मीनिंग, गिव कंप्लीट मीनिंग, गिव कंप्लीट मीनिंग। तो गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब देखें, अब अगली बात क्या आएगी आपके मन में कि वर्ड हो गए। अब ध्यान से देखिए, जो वर्ड होते हैं ये, इन वर्ड बहुत सारे वर्ड होते हैं। चूँकि वर्ड क्या है, लेटर्स क्या है, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बनाए गए। शब्द क्या है, भावनाओं को बताने के लिए वर्डों का समूह है। अब भावनाएं बनती कैसे हैं? मान लो एक घटना हो गई, कोई एक घटना घट गई। अब घटना घटाने वाला कोई व्यक्ति होगा। मान लो उस व्यक्ति का नाम पता हो तो नाम बताने वाला होगा। तो जो व्यक्ति नाम वाला होगा, अगर केवल नाम वाला व्यक्ति हो सकता है नाम वाला हो, या हो सकता है व्यक्ति का कोई नाम ना हो, पता ही ना हो कौन हो, अज्ञात हो। व्यक्ति अज्ञात हो सकता है, या तो नाम वाला हो या तो अज्ञात हो। या फिर अब नाम पता चल गया, अज्ञात हो गया, तो अब हम उसे ढूंढेंगे, हम बताएंगे यही व्यक्ति है। मतलब हम बताएंगे जोर देकर कि यही व्यक्ति है जिसने गुनाह किया है, अर्थात उसे क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई का मतलब होता है उसकी पहचान करना। पहचान करेंगे, हाँ यही है नाम जो बता रहे हैं आप। पहचान करना किसकी? ज्ञात या अज्ञात की। 3 हो सकता है, या तो पहचान कर सकते हैं। चौथा, जैसे हमने पता कर लिया कि अज्ञात व्यक्ति यही है, तो हम तुरंत अपना एक्शन लेंगे। आप इसको छोड़ेंगे नहीं, पता हो गया भाई यही हो सकता है, एक्शन लिए। अब एक्शन लिए, एक्शन लेने के बाद क्या होगा? एक्शन लेते ही हम उस एक्शन को करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में एक्शन सही है कि नहीं। मतलब एक्शन को भी क्वालिफाई करेंगे, एक्शन को ही पहचान करेंगे कि सही कर रहे हैं, गलत पता लगा चोरी किए हैं, उसको जेल में डाल ही नहीं रहे हैं, पहचान करना पड़ेगा एक्शन की भी। एक्शन की पहचान हो गई। जब एक्शन की पहचान हो गई तो क्या होगा? हम पता लगाएंगे कि जो भी ये एक्शन हुआ है क्या उस एक्शन से मिल रहा है कि नहीं, जो एक्शन करने के लिए कहा गया था। मतलब जो उस नाउन या प्रोनाउन जो नाम वाले और अज्ञात पे एक्शन लेने को बोला गया, क्या वास्तव में वो एक्शन सही है कि नहीं, उसे बोलते हैं उसे हम बोलेंगे रिलेटिंग वर्ड, जो उस व्यक्ति की पहचान बताएगा। मतलब चेक करेगा कि वास्तव में उन दोनों में कोई संबंध है कि नहीं। जब रिलेट कर लेंगे तो हम एक एक घटनाओं को आपस में जोड़ेंगे। घटनाओं को जोड़ेंगे बोलेंगे कनेक्टिंग वर्ड। मतलब घटनाओं को जोड़ना, घटनाओं को जोड़ना। और जैसे हमने घटनाओं को जोड़ा, घटनाओं को जोड़ते ही हमको अंत में हमें एक कंक्लूजन मिल जाएगा। घटना को जोड़ते कंक्लूजन मिलेगा और हम तेज चिल्लाएंगे, आह हम जीत गए। अर्थात हम अपने भावनाओं के अभिव्यक्ति अचानक से करेंगे। अचानक से भावनाओं की अभिव्यक्ति। हमको ये बता दो, क्या केस सॉल्व हो गया? क्या पूरा केस सॉल्व हो गया कि नहीं? ये जो घटना का केस था, ये पूरा केस सॉल्व हुआ कि नहीं? देखिए, ध्यान से देखें, कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कोई भी वर्ड में अगर हम कोई वर्ड को कनेक्ट करेंगे तो एक घटना सॉल्व करने के लिए 8 कारक की जरूरत पड़ेगी। जो इसमें नाम वाला होगा उसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, इंग्लिश की भाषा में नाउन, हमारे हिंदी में नाम वाला बोलते हैं। अज्ञात का मतलब आलू भाटा, मतलब उसको बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में प्रोनाउन, जो अज्ञात होगा। और क्वालिफाइंग को बोलते हैं एडजेक्टिव, मतलब इंग्लिश की भाषा में पहचान करने को एडजेक्टिव कहते हैं, और एक्शन को इंग्लिश की भाषा में वर्ब कहते हैं। जबकि क्वालिफाइंग को, जो वर्ब की पहचान को, उसे बोलते हैं एडवर्ब। और रिलेटिंग वर्ड जो उनके बारे में बताता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। और घटनाओं को जोड़ने वाले को बोलते हैं कंजक्शन।
कंजक्शन, और अंत में भावनाओं की अभिव्यक्ति अचानक हो गई उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। मतलब एक कंप्लीट केस को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें इंग्लिश में अलग अलग नामों से बोला जाता है। मतलब भावनाएं तो वही है, नाम बताना ज्ञात, पर इंग्लिश में नाम बदल गए। इंग्लिश में नाम बस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब रख दिया गया। इससे क्या मतलब है? हमें तो अपनी भावनाओं से मतलब है। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए 8 लोगों की बात होगी, शुरुआत करें, अंत में फाइनल कर देंगे भावनाओं के व्यक्ति से। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमको ये बता दो, क्या इन कंप्लीट केस को भाषण बोलेंगे? एक शब्द भाषण बोल सकते हैं। अगर भाषण देना हो तब भी जरूरत होगी। भाषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। तो किसी भी स्पीच के लिए क्या इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? ये भाग होंगे स्पीच के, तो बोलेंगे पार्ट। किसके पार्ट हैं? स्पीच के, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इन 8 को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप इसके लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारी प्रेरणा बढ़े और हम आगे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।